नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स पर जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 22/10/2017 और 23/10/2017 वाले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन माना जा सकता है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे सेंटेंसेस का जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है, किरण पब्लिकेशन के ही दूसरे एडिशन है या कोई दूसरी किताब है तो इन सेंटेंसेस का सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में इन सेंटेंसेस को ढूंढ लें। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर। तो आप वहाँ से भी इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी कॉमन एरर से रिलेटेड 18वीं वीडियो है इस एडिशन से। इससे पहले हमने 2023 एडिशन से, मार्च 2023 एडिशन से, जिस पर लिखा हुआ था 16,500 प्लस, उस एडिशन से काफ़ी वीडियो जो हमने काफ़ी सेशंस कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर किए थे। स्टूडेंट्स के कहने के अनुसार हमने इस एडिशन को अडॉप्ट किया, इस एडिशन को फॉलो किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं तो पहले आप जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो आप इस एडिशन से, लेटेस्ट वाले एडिशन से करा दीजिए। इसको ख़त्म करने के बाद हम 16,500 प्लस को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ये हमारे कॉमन एरर्स की 18वीं वीडियो है और उसका है इस एडिशन के हिसाब से 97वां सेंटेंस। देखिए, मैं किसी भी एडिशन से, किसी भी किताब से सेंटेंसेस कराऊं, सेंटेंस तो वही हैं जो एसएससी में आए हुए हैं, सीक्वेंस ही चेंज है। सीक्वेंस को आप ढूंढ ही लेंगे और नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो आप पीडीएफ से जो है डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन इन सेंटेंसेस के थ्रू जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, जो मैं आपको रूल्स रेगुलेशन के रटने वाले मेथड से छुटकारा दे रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, वो सबसे ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे फादर जो कि इंग्लिश के बहुत फेमस टीचर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में, उनका भी ये कहना है कि बेटा जी आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इनको छोटा कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी वीडियो को जो है कस्टमाइज़ कर सकूं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो कम से कम समय में जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्राप्त कर सकें। लेकिन चैलेंजिंग मेरे लिए ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स के कहने के बावजूद भी मैं वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा छोटा करूँगा तो उसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक बात आपको वही बताता हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने खोलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आपकी जो लर्निंग डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा। हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ प्रत्येक वर्ड किस फंक्शन में है, उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस कंटेक्स्ट में इन शब्दों के अरेंजमेंट को, वर्ड्स के पैटर्न को, ग्रामेटिकल पैटर्न को, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को लिखा गया है। ये बेसिक चीज़ है किसी भी लैंग्वेज के और खासकर इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को, उसके सिमेंटिक्स को, उसके सिंटैक्स को समझने के लिए। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश को ओवरकम कर गए। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए, वी जो है ना ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का तो स्कोप नहीं है। गारंटी लगी है मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की, कि हमने क्या गारंटी किया। इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ये सारा का सारा जो पूरी की पूरी क्लोज लिखी हुई है ये इस गारंटी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लोज। अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, इस क्लोज को जोड़ा गया है डेट कंजंक्शन से। मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए हम डेट कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। यू हमारा फिर से एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट हो गया। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेवर लग गया हमारा एड वर्ब और लगाया जाता है इसको मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब हमारी यूज की गई है गेट, जो कि लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन नेचर की वर्ब भी है। यहाँ पर वो एक एक्शन नेचर की वर्ब के
तरह से इस्तेमाल हुई है और वो यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शन में है। ट्रांजिटिव फंक्शन में इसीलिए उसके बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट अ बॉक्स। नेवर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी था, इस गेट की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए आ गया। अब देखो यहाँ पर लगाया गया है हु, जो कि प्रोनाउन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का फंक्शन इसमें होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट के लिए। जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका जो प्रोनाउन वाला फंक्शन है वो हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के लिए, और उसमें भी जब पर्सन को सब्जेक्ट कंसीडर करना हो। अगर ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होगा तो हम हुम को प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पर लगा हुआ है, यू जो प्रोनाउन है ये तो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं। हैव यहाँ पर लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, रिसीव्ड यहाँ पर लगा हुआ है मेन वर्ब, और ऑलरेडी एडवर्ब लगा हुआ है इस रिसीव्ड मेन वर्ब के लिए। अब ये जो रिसीव्ड मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनाया जाना था इस रिलेटिव प्रोनाउन को, लेकिन किसी थिंग के लिए। देखिए यहाँ पर ये रिसीव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया किसके लिए गया है? रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है इस थिंग के लिए, बॉक्स के लिए। इस बॉक्स को ही रिसीव करने की बात की जा रही है आगे की रिलेटिव क्लोज में। तो अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन को थिंग के लिए लगाया जाना है तो हु तो हम पर्सन के लिए लगाते हैं, यहाँ पर लगाओगे आप विच। अब ये जो विच है ये ऑब्जेक्ट हो गया रिसीव्ड ट्रांजिटिव वर्ब का, और विच लगाया गया है अपने रिलेटिव अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए इस रिलेटिव क्लोज में अ बॉक्स को। ये हो गया आपका 97। 98 पर चल लेते हैं फटाफट। देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द ओल्डर बॉय फ्रॉम ए पुअर फैमिली डिवास्टेट्स बाय द ग्रेट डिप्रेशन कॉमा ब्रेड एंड सोल्ड हैमस्टर फॉर स्पेयर चेंज। देखो इस तरह के सेंटेंस जब मेरे सामने आ जाते हैं, जैसे कि हमारा 98वां सेंटेंस है, जब इस तरह के सेंटेंस मेरे सामने आ जाते हैं तब मुझे महसूस होता है कि मैंने इंग्लिश का टीचर होके सही किया। सबसे पहले मैं आपको हैमस्टर के बारे में बता देता हूँ, हैमस्टर क्या होते हैं। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द ओल्डर बॉय कोमा फ्रॉम ए पुअर फैमिली डिवास्टेट्स बाय द ग्रेट डिप्रेशन कोमा ब्रेड एंड सोल्ड हैमस्टर फॉर स्पेयर चेंज। ये होते हैं हमारे हैमस्टर। हैमस्टर जो है रोडेंट फैमिली का ही एक स्पीसीज है, चूहे जैसा होता है देखने में, लेकिन चूहे से रैट से अलग होता है, इसको हम बोलते हैं हैमस्टर। फिर आगे जो है एक और फ्रेज यूज की गई है स्पेयर चेंज। स्पेयर का मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्पेयर का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा जो आपके पास अवेलेबल होता है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। स्पेयर का मतलब होता है अवेलेबल बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, आपको जरूरत नहीं है और वो अवेलेबल है किसी को देने के लिए, कहीं पर छोटी मोटी जगह पर यूं ही खर्च करने के लिए, आप उसको स्पेयर कह देते हैं। तो स्पेयर चेंज किसको रिफर कर रहा है? वो जो चिल्लर आपकी जेब में पड़ी रहती है, आपके पास 100 के नोट, 500 के, 2000 के नोट हैं, 2000 का नोट तब ले लिया गवर्नमेंट ने, ये फोटो पुराना होगा, तो आपके पास खूब सारे पैसे हैं और जेब में कोई 5-5, 2-2 के, 10-10 के, 2-4, 5-10 सिक्के पड़े हैं, तो इसको आप एक्स्ट्रा कंसीडर करते हो, किसी भी बैगर को दे देते हो, कोई बच्चा आपके पास आता है उसको दे देते हो, ले टॉफ़ी खा ले, क्योंकि आप इसको एक्स्ट्रा कंसीडर करते हो। जितना आपके पास अवेलेबल है उससे एक्स्ट्रा ये है, तो ये आपको किसी को देने के लिए अवेलेबल है, तो इसको आप स्पेयर चेंज कहते हैं। वो पड़ी हुई चिल्लर जो आपकी जेब में पड़ी हुई है। आगे चल लेते हैं हमारे सेंटेंस पर, ठीक है। ये हमारा रोडेंट हो गया, हैमस्टर, और वो हो गई हमारी स्पेयर चेंज। सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है द ओल्डर बॉय। बॉय हो गया हमारा नाउन, ओल्डर हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और द लग गया एक आर्टिकल किसी स्पेसिफिक नाउन को, बॉय को बताने के लिए। ये हमारी नाउन फ्रेज यानी कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। अब देखिए कोमा लगाकर लगाया गया फ्रॉम प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ना, वही इसने कर दिया। प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ आपने, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। फैमिली यहाँ पर नाउन हो गई, पुअर लगाया गया है इस नाउन के लिए एडजेक्टिव के रूप में, ए हो गया आर्टिकल। ये प्रीपोजिशन फ्रेज लिखी है। अब इसके बाद लिखा है डिवास्टेट। अब देखिए डिवास्टेट में एस लगाया गया है। डिवास्टेट के अगर मीनिंग को जानने की आप कोशिश करेंगे तो डिवास्टेट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डिवास्टेट,
डिवास्टेट प्रीवियस ईयर का वर्ड है, प्रीवियस ईयर की वोकैब में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। डिवास्टेट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका मतलब है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय someone or something, someone or something। या दूसरे तरीके से मैं लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा टू कॉज अ ग्रेट डैमेज, डैमेज और सफरिंग टू समथिंग और समवन। किसी पर्सन को या किसी चीज को बहुत ज्यादा डैमेज देना, डैमेज कॉज कर देना या सफर करना, मुसीबत देना उसको, ये होता है डिवास्टेट का मतलब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वापस आते हैं सेंटेंस पर, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पुअर फैमिली डिवास्टेट। अब डिवास्टेट को यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की तरह यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, उसमें एस लगाकर। अगर इसको मेन वर्ब की तरह, फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए सब्जेक्ट भी होना चाहिए। फ्रॉम अ पुअर फैमिली, इसके लिए सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, और द ओल्डर बॉय को तो कोमा लगा के वैसे ही आपने सेपरेट कर दिया। ये तो एक सेपरेट फ्रेज लिखी है ना, फ्रॉम अ पुअर फैमिली डिवास्टेट्स बाय द ग्रेट डिप्रेशन, यहाँ पर फिर कोमा से अलग किया जा रहा है। तो इस डिवास्टेट के लिए आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो नाउन फ्रेज किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, वो सेंटेंस में अब किसी का सब्जेक्ट नहीं बनेगी। उसका जो काम था वो उसने कर दिया, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। अब सेंटेंस में कहीं उसे आप किसी का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो डिवास्टेट को आप यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। अब डिवास्टेट को आप नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल करने में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मुख्यतः दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में। एक तो आप डिवास्टेटिंग कर दो, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा आप लिख दो इसको डिवास्टेटेड, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो डिवास्टेटिंग, अगर आप डिवास्टेटिंग को सही मानोगे, और डिवास्टेटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। मतलब डिवास्टेटिंग जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा वो नाउन ही उसका डूअर होगा, और डिवास्टेटिंग इस्तेमाल हुआ है पुअर फैमिली के लिए। भाई एडजेक्टिव है ना दोनों, अगर आप इसको नॉन फाइनाइट वर्ब करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये एडजेक्टिव यूज हुआ है इस नाउन के लिए। मतलब डिवास्टेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एक्टिव मीनिंग को कन्वे करता है, और जिसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा वही इसका डूअर होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पुअर फैमिली है, इसने किसी को डिवास्टेट किया है। अगर डिवास्टेट किया है तो किसको किया है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्टिव मीनिंग में कन्वे करने वाले, अगर आप डिवास्टेटिंग को ये कह रहे हो कि वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है, तो स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी लिखनी पड़ेगी जो एक्टिव मीनिंग के साथ तालमेल में हो। और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब जब एक्टिव मीनिंग में होती है तो उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय प्रीपोजिशन। बाय प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है उस डूअर को, वो समवन भी हो सकता है, वो समथिंग भी हो सकता है। यहां पर लिखा गया है डिप्रेशन को। बाय प्रीपोजिशन के बाद अगर डूअर लगाया गया है तो किसका डूअर लगाया गया है, डिवास्टेट का डूअर लगाया गया है कि ये डिवास्टेट किसने किया है। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। फिर डिवास्टेटेड, अगर आप इसको डिवास्टेटेड करते हो, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो, तो डिवास्टेटेड हो गया पुअर फैमिली के लिए, और एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। एक्शन डन बाय समबडी एल्स के मीनिंग को कन्वे करने वाला जो पार्टिसिपल होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब पुअर फैमिली हो गई आपकी नाउन फ्रेज, डिवास्टेटेड उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लग गया, और डिवास्टेट को करने वाला डूअर लगा दिया हमने बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर। तो यहां पर सही हो जाएगा डिवास्टेट। अब सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा है कि कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है कि सर जब हमने यहाँ पर डिवास्टेटेड यूज किया, एक ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज की जो पैसिव मीनिंग को कन्वे कर सकती है, डिवास्टेटिंग तो गलत ही हो गया था। एक ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज की जो पास्ट पार्टिसिपल है, एक पैसिव मीनिंग को कन्वे कर सकती है, तो हमने पैसिव स्ट्रक्चर को ही क्यों ना लिख दिया यहाँ, वाज डिवास्टेटेड क्यों ना लिख दिया हमने यहाँ पर। वाज डिवास्टेटेड लिख देते तो क्या गलत हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। अगर आप वाज डिवास्टेटेड लिखोगे तो आपने फिर डिवास्टेट को मेन वर्ब बना दिया। वाज हो गई हेल्पिंग वर्ब और डिवास्टेटेड हो गई मेन वर्ब, यानी कि आप पैसिव स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो। अब ये अगर मेन वर्ब है तो इस प्रेडिकेट के लिए चाहिए हमें सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो नहीं पाएगी, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि पुअर फैमिली तो इसका सब्जेक्ट हो नहीं पाएगी। फिर आप सब्जेक्ट कंसीडर करोगे द ओल्डर बॉय को, लेकिन आप देखोगे कि कोमा लगाकर उसको तो अलग किया गया है। कोमा लगाकर इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट के प्रेडिकेट को अलग नहीं किया जाता है, इसलिए आप वाज डिवास्टेटेड को द ओल्डर बॉय के लिए प्रेडिकेट कंसीडर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि वाज डिवास्टेटेड सही हो सकता है, द ओल्डर बॉय उसका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से कोमा लगाकर किसी सब्जेक्ट के प्रेडिकेट को अलग नहीं किया जा सकता है। और कोमा को अगर इग्नोर भी कर दे, मान लो एसएससी वाले भूल गए कोमा लगाना, अक्सर वो ऐसा कर देते हैं, या किरण पब्लिकेशन वालों ने कोमा नहीं लगाया, टाइपिंग एरर कर दी, तो भी ये गलत है। कोमा को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो भी ये गलत है, क्योंकि द ओल्डर बॉय सब्जेक्ट के लिए आगे सेंटेंस में दो वर्ब और यूज की गई है, ब्रेड जो कि ब्रीड की सेकंड फॉर्म है, सोल्ड जो कि सेल की सेकंड फॉर्म है, और दोनों की दोनों ही ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि एक्टिव मीनिंग में यूज की गई है। अगर आप वाज डिवास्टेटेड का सब्जेक्ट द ओल्डर बॉय को मानोगे और उस द ओल्डर बॉय का प्रेडिकेट ही ये दोनों है, ब्रीड एंड सोल्ड, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने वाज डिवास्टेटेड को, ब्रीड को और सेल को एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। यही तो कह रहे हैं, अगर आप तीनों वर्ब के लिए एक ही सब्जेक्ट मानोगे तो आप ये कह रहे हैं कि आपने वाज डिवास्टेटेड को, ब्रीड को एंड सोल्ड को एक ही सब्जेक्ट के लिए मान लिया और एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। देखिए एंड जो है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर सही तो है, वो भी एक वर्ब फ्रेज है, ये भी वर्ब है, जोड़ दिया, क्या गलत किया? बिल्कुल गलत किया। कैसे गलत किया? ऐसे देखो, आपने ये पैसिव स्ट्रक्चर जोड़ी और ये है एक्टिव मीनिंग में, ये एक्टिव मीनिंग में है। एक्टिव मीनिंग का मतलब होता है कि इनका जो सब्जेक्ट होगा वो इनका डूअर होगा। सेल करने वाला काम किसने किया है? द ओल्डर बॉय ने। मतलब इन वर्ब के हिसाब से द ओल्डर बॉय सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। लेकिन अगर आप वाज डिवास्टेटेड का सब्जेक्ट द ओल्डर बॉय को कंसीडर करोगे तो पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से द ओल्डर बॉय सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। डूअर नहीं हो सकता, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, और वो समबडी एल्स या वो समथिंग एल्स है, या द ग्रेट डिप्रेशन। तो अब आप एक ही नाउन फ्रेज के दो अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं। एक फंक्शन में आप कह रहे हैं वो सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है, और दूसरे फंक्शन में कह रहे हैं वो सब्जेक्ट है केवल, डूअर नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरी बात जो है अपने दिमाग में उतार लो, कभी भी एंड कंजंक्शन से अगर आप वर्ब फ्रेजेस को जोड़ने की कोशिश करें तो या तो एक्टिव एक्टिव को जोड़ें या पैसिव पैसिव को जोड़ें। पैसिव को आप एक्टिव से नहीं जोड़ सकते। इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है कि जो वर्ब पैसिव में हो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल बनाकर लिख दो। तो रूल नंबर 45 या रूल नंबर 48 करके जो है बच्चों को लिखवा दिया जाता है कि रूल नंबर 49 लो, रट्टा मारो और ऐसा करना। लो मैं भी लिखवा देता हूं, रूल नंबर 57 लिखो। रूल नंबर 57 ये है कि कभी भी पैसिव स्ट्रक्चर की वर्ब को एक्टिव स्ट्रक्चर की वर्ब से ना जोड़ें। जो भी पैसिव स्ट्रक्चर की वर्ब है उसको जो है पास्ट पार्टिसिपल बनाकर लिख दें, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। रूल नंबर 57 59 हो गया, कुछ भी कर लो। ये हो गया आपका सेंटेंस। आगे उसके बाद ब्रेड एंड सोल्ड, यहां से कोमा लगाकर इस पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज को अलग कर दिया, कोमा लगाकर सेपरेट तो कर दिया, अलग तो कर दिया, लेकिन है भी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है ना। ब्रीड एंड सोल्ड, ब्रीड का मतलब होता है एनिमल्स को अपने पास रखकर उनसे यंग एनिमल्स को जनरेट करना, मतलब पैदा करना, ठीक है। ब्रीड का मतलब होता है टू हैव एनिमल्स फॉर प्रोड्यूसिंग यंग एनिमल्स। आपने बहुत सारी जो है हैमस्टर अपने पास रखे हुए हैं और आप उनसे जो है यंग हैमस्टर जो है यंग बच्चे जो है पैदा करवा कर उनको बेच रहे हैं, इस टाइप का मीनिंग आ रहा है। तो ब्रीड एंड सोल्ड दोनों ही जो है एक्टिव मीनिंग में है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उनका ऑब्जेक्ट हो गया हैमस्टर, फोर लग गया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट, स्पेयर चेंज। ये हो गया आपका 98। 99 पर चल लेते हैं। फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला टू साउथ अफ्रीका। देखिए फ्रॉम लगाया गया है, ये एक ट्रैवल रूट या ट्रेड रूट को दिखाने के लिए हम इस तरह की स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। फ्रॉम लगाया गया है प्रीपोजिशन के रूप में उस ओरिजिन पॉइंट को दिखाने के लिए कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो भी ट्रेड रूट है या ट्रैवल रूट है उसका ओरिजिन है ये जर्मनी, और फिर
टू वेनेजुएला, टू लगाते हैं हम डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, तो ये हो गई एक डेस्टिनेशन। फिर वेनेजुएला से साउथ अफ्रीका गए, टू एक दूसरी डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए। इस तरह से हम किसी ट्रेड रूट को या ट्रैवल के रूट को, मार्ग को दर्शाते हैं। फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला टू साउथ अफ्रीका, कोमा लगाकर प्रीपोजिशन फ्रेज को अलग कर दिया। ये हो गई हमारी एडवर्ब प्लेस फ्रेज। इक्विटी मार्केट्स, मार्केट्स यहाँ पर नाउन है, इक्विटी इसके लिए नाउन, इक्विटी का मतलब शेयर्स, स्टॉक मार्केट में जो शेयर होते हैं, तो शेयर मार्केट्स की बात की जा रही है। इक्विटी इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया। अभी देखेंगे पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज है, इसमें जो मार्केट है वो कॉमन है, कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसको प्लूरल कर पाए। यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। इन लगाकर प्रीपोजिशन, इन लगाकर जो है हमने प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट का, बोथ मैच्योर एंड इमर्जिंग मार्केट्स। मार्केट्स नाउन हो गया और इस मार्केट्स के लिए इमर्जिंग जो है नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और एंड कंजंक्शन लगाया गया है मैच्योर और इमर्जिंग दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए। दो एडजेक्टिव को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया और दोनों एडजेक्टिव यूज हुए मार्केट्स के लिए। बोथ, चूंकि हमने दो तरह की यूनिट यूज की है, मैच्योर मार्केट्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स, दो तरह की यूनिट को एंड कंजंक्शन से जोड़ा है, तो बोथ हमने डिटर्मिनर लगा दिया। इसे हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास दो यूनिट हो, बोथ मैच्योर मार्केट एंड इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, अब मार्केट्स चूंकि कॉमन था तो हमने उसको बाद में कर दिया, बाद में ले आए। ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इक्विटी मार्केट्स के बारे में बताने के लिए आया है ये प्रीपोजिशन फ्रेज, और प्रीपोजिशन फ्रेज अगर नाउन के बारे में बताने के लिए आया है तो मैं इसको कंसीडर करके चलूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। हैज, देखिए हैज को लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो हैज नहीं हैव कर दोगे, यही यहाँ पर गलती थी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, अप लगा है एडवर्ब के रूप में, और मूव अप इंट्रांजिटिवली जो है यूज हुआ है। इक्विटी मार्केट्स खुद मूव अप हो रहे हैं, वो किसी को मूव अप नहीं कर रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। और शार्पली लग गया एडवर्ब मैनर, जब भी कोई एक्शन होता है क्या आता है उसका मैनर बताने के लिए लगा दिया जाता है। दिस ईयर हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड कंजंक्शन लगाकर, एंड कंजंक्शन लगाकर जो है दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ा गया है, और वो है हैज मूव्ड अप प्लस, प्लस की जगह एंड लगा दिया शो। उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं। तो सो भी जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद आ गया लिटिल साइन ऑब्जेक्ट के रूप में, साइन नाउन हो गया, लिटिल हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। ऑफ सिलोइंग प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा है जिरेंड जो कि नाउन होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा और जो कि उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट देखा हमने, नाउन देखा हमने, वर्ब लिखी है तो हमने वर्ब का जेरेंड बना दिया। ये हो गया आपका 99। 100 पर चल लेते हैं। It started out lending small sums to poor entrepreneurs in the country to help them grow from a subsistence living to a livelihood. It हो गया हमारा जो है सब्जेक्ट, प्रोनाउन है। Started out मेन वर्ब है और ट्रांजिटिवली यूज की गई है। Started out जो है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। क्या स्टार्ट किया? लैंड वर्ब होती है हमारी, चूंकि हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना था जो कि कोई नाउन हो सकता है, तो वर्ब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ले आए हम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर अगर नाउन होगी तो वो होगी हमारी जीरेंड। अब जीरेंड जो है हमारा खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। सम्स हो गया नाउन और स्मॉल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, स्मॉल सम्स। किसको लैंड कर रहे हैं? उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए, सम के रिसिपिएंट को, रिसीवर को रिफर करने के लिए हमने टू प्रीपोजिशन लगाकर लिखना होता है उस ऑब्जेक्ट को। टू पुअर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स नाउन हो गया। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है कोई पर्सन जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। एंटरप्रेन्योर कहते हैं एक पर्सन हु स्टार्ट्स ए बिजनेस, और उसके बिजनेस को कहते हैं एंटरप्राइज। तो ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पुअर एंटरप्रेन्योर्स। इन द कंट्री, इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। इन द कंट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि कौन से वाले एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारी कंट्री में है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर नाउन फ्रेज के लिए आई है तो ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज।
टू हेल्प देम, टू प्लस वी1 लगाया गया है इन्फिनेटिव के रूप में, और इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, एडवर्ब हो जाते हैं। यहाँ वो एडवर्ब होंगे, और एडवर्ब होंगे तो किस तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पर्पज या रीजन, एडवर्ब पर्पज या रीजन। किसका पर्पज या रीजन बताते हैं ये जो लैंडिंग स्टार्ट की है हमने इसका। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जो हेल्प है ये खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टू हेल्प देम ग्रो, ये जो ग्रो है ये लिखा हुआ है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, वॉच, हियर, इनके साथ मैं लिखवा चुका हूं कि बेयर इन्फिनेटिव को लगा दिया जाता है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनाकर। ये कॉन्सेप्ट तो मैं बात कर चुका हूं एक से ज्यादा बार कई सेशन में। अब ये जो ग्रो है बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही, तो ग्रो एक वर्ब है, और इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि ये इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। यहाँ ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इसलिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। मतलब दैम खुद ग्रो हो रहे हैं, वो किसी को ग्रो नहीं कर रहे। इंट्रांजिटिव फंक्शन में यूज हुई है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन बताने के लिए कि किस स्टैंडर्ड से शुरुआत हो रही है। देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन को लगाया जाता है सोर्स पॉइंट को रिफर करने के लिए, ओरिजिन को पॉइंट करने के लिए, जहां से कोई चीज शुरू हुई हो, स्टार्ट हुई हो। तो ये जो सबसिस्टेंस लिविंग है यहां से कुछ स्टार्ट हुआ, और टू को लगाया जाता है उस फाइनल पॉइंट, उस डेस्टिनेशन को, उस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, उस लास्ट स्टैंडर्ड को रिफर करने के लिए जहां पर कोई चीज अंत हुई हो, खत्म हुई हो। तो टू प्रीपोजिशन के बाद लगाया गया एक लाइवलीहुड। अब देखो कहां से ये जो शुरुआत है कहां से हुई है, मतलब ग्रो करने की शुरुआत है वो कहां से हुई है, सबसिस्टेंस लिविंग से। लिविंग यहां पर नाउन है और सबसिस्टेंस बना है सबसिस्ट वर्ब से। सबसिस्ट वर्ब का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो वोकैबुलरी के लिए भी जरूरी है। सबसिस्ट का मतलब होता है टू गेट इनफ फूड और मनी टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव एंड नो मोर। मतलब जिंदा रहने के लिए जितने पैसे और फूड की आवश्यकता है उतना पा लेना, उससे ज्यादा नहीं। ये होता है सबसिस्ट, और सबसिस्ट से ही बना है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस हो जाता है एडजेक्टिव, इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब टू हैविंग, टू नहीं लगाना है, हैविंग और गेटिंग इनफ फूड और मनी टू स्टे अलाइव एंड नो मोर। ठीक है, तो ऐसी लिविंग की बात की जा रही है जो कि सबसिस्टेंस हो, जिसमें सिर्फ उतना ही पैसा आपके पास आ रहा हो जितना आपको जिंदा रहने की आवश्यकता है। तो यहां से सबसिस्टेंस लिविंग से जो है आपके ग्रो की, आपके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, और टू प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका लाइवलीहुड ऑब्जेक्ट। लाइवलीहुड का मीनिंग मैं बता देता हूं, गलती चूंकि यही है। देखिए लाइवलीहुड लाइवलीहुड लिखा है, ठीक है, यहीं पर गलती है। लाइवलीहुड का मतलब होता है अ वे और मीन, अ वे और मीन का मतलब माध्यम, मीडियम, टू गेट मनी फॉर लिविंग, स्पेशली फूड, शेल्टर, क्लॉथ एंड अदर बेसिक थिंग्स। वो तरीका, वो माध्यम जिससे आप पैसा कमाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। और जीवन यापन करने में भी जो बेसिक चीज़ आ जाती हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ठीक है, बाकी की और जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको जो है चलाने के लिए जितना पैसा आप कमाते हो, उस पैसे कमाने का जो तरीका है उसको लाइवलीहुड कहते हैं। हिंदी में रोजगार कह सकते हैं, या शायद नहीं कह सकते, मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं आती है, माफ़ी मांगूंगा। तो लाइवलीहुड इस मीनिंग में तो काउंटेबल है, लेकिन एक मीनिंग को और ये कन्वे कर देता है उस मनी को। वो जो मनी है जो आपने कमाई है, जो आपने अर्न की है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी लिविंग को चलाने के लिए, उस मनी को भी, उस अमाउंट को भी लाइवलीहुड कह देते हैं। इस मीनिंग में ये अनकाउंटेबल है।
अब देखेंगे आपके सेंटेंस में जो है लाइवलीहुड को काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है। एक्चुअली में लाइवलीहुड से पहले ए आर्टिकल लगाया गया है। ए आर्टिकल को सही मानोगे तो लाइवलीहुड को काउंटेबल मानोगे, काउंटेबल अगर इसको मानोगे तो ए आर्टिकल के साथ ऐसा आएगा नहीं। अगर ए आर्टिकल को गलत मानोगे तो लाइवलीहुड को अनकाउंटेबल मानोगे, और लाइवलीहुड को अगर अनकाउंटेबल मानोगे तो भी उसके साथ ऐसा नहीं आएगा। तो या तो आप लिखो अ लाइवलीहुड तो सही है, या फिर केवल लाइवलीहुड लिख दो तो सही है। अ लाइवलीहुड्स तो गलत हो जाएगा। लाइवलीहुड के बारे में अगर आपको नहीं भी पता था तो भी आप यहाँ पर जो है गलती निकाल सकते थे। ए आर्टिकल देखते और एस देखते, निकल गई गलती। ये हो गए आपके आज के जो है 4 सेंटेंस। आज की वीडियो में मैंने 4 सेंटेंस ही रखे हैं क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बड़े आ जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, चाहे 4 महीने की जगह 6 महीने में इंग्लिश खत्म हो, लेकिन जब भी खत्म होगी तो एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। ये मेथड ऐसा मेथड है जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाता है, आपके इंटरेस्ट को जगाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से, किसी भी बात से कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।